बच्चों, आज हम 7th क्लास का पाठ नंबर 13 गति और समय पढ़ना शुरू करेंगे। कक्षा 6 में हम पढ़कर आए हैं कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अलग अलग प्रकार की गति करती हैं। गति के अलग अलग प्रकार हमने पढ़े थे, जैसे कि सरल रेखीय गति। किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु अगर किसी सीधे पथ पर सरल रेखा पर गति करती है तो इस प्रकार की गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे कि एक सीधी सड़क पर चलती हुई कोई गाड़ी या मार्च पास्ट करते हुए सैनिक, अगर वो सीधी सड़क पर चल रहे हैं तो उनकी गति कहलाती है सरल रेखीय गति, जो गति सरल रेखा के अनुदिश होती है। उसके बाद हमने पढ़ी वर्तुल गति। किसी भी वस्तु का किसी गोल पथ कर चारों तरफ घूमना वर्तुल गति कहलाता है। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित पाथ में चक्कर लगाती है, तो वो गति जो है पृथ्वी की वो कहलाती है वर्तुल गति। तीसरी प्रकार की गति है आवर्ती गति। आवर्ती गति वो गति जो कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने आप को दोहराती है। बहुत सिंपल सा इसका एग्जांपल हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि सी सॉ जो होता है झूले का बच्चों का, उसमें जो सी सॉ की गति है वो आवर्ती गति है, जो कि एक निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है। या फिर वही मार्च पास्ट करते सैनिकों के हाथ, वो आवर्ती गति क्योंकि एक निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है। ठीक है, इसी तरीके से झूले पर झूलता हुआ बच्चा वो आवर्ती गति कर रहा है। तो ये गतियां हम लोग जो हैं ये 6th क्लास में पढ़कर आए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि गतियां और किस तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास गति के प्रकारों में एक और चीज़ आती है कि गति को हम 2 भागों में बांट देते हैं, मंद गति और तीव्र गति। अब यहाँ पे मंद गति का मतलब है स्लो मोशन, ठीक है, और तीव्र गति का मोशन है फास्ट मोशन। अब मंद और तीव्र गति को हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे और किस प्रकार से हम बताएंगे कि मंद गति को मंद गति क्यों कहेंगे और तीव्र गति को तीव्र गति क्यों कहेंगे और किसके सापेक्ष कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई एक गाड़ी है और ये कार जो है एक निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, मान लीजिए इस कार को हमने 2 मिनट का समय दिया, ठीक है, और 2 मिनट के समय में ये कार अगर पहले केस में केवल 100 मीटर की दूरी तय कर रही है, ठीक है, और दूसरे केस में यही कार जो है 2 मिनट में 500 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि पहले केस में ये जो है धीरे चली और दूसरे केस में कार ने क्योंकि ज़्यादा दूरी तय करी तो ये क्या चली? तेज चली, तीव्र गति, तेजी से चली। तो मंद गति और तीव्र गति हमने किसके सापेक्ष में लिया? समय के सापेक्ष में, कि एक निश्चित समय में कोई एक वस्तु अगर कम दूरी तय कर रही है तो उसकी गति क्या कहलाएगी? मंद गति कहलाएगी। और अगर वही वस्तु एक उसी निश्चित समय अंतराल में अगर ज़्यादा दूरी तय कर रही है तो हम कहेंगे कि उस वस्तु की जो चाल है, उस वस्तु की जो गति है वो कैसी है? तीव्र गति है। ठीक है जी, इसी चीज को हम एक और एग्जांपल के साथ संभाल लेते हैं। मान लीजिए आपको क्लास में आने के लिए बोला है, ठीक है, और आपने स्टेयर्स चढ़ के क्लास में जाना है। कुछ बच्चे नीचे से ऊपर अपनी क्लास तक दौड़ते हुए 1 मिनट में पहुंच जाएंगे, जबकि कुछ बच्चे जो हैं स्टेयर्स से लेकर क्लास तक जाने में 4-5 मिनट का समय लगा देंगे। ठीक है, तो जो तेजी से पहुंच गया उसकी गति कैसी थी? तीव्र गति थी, और जो बच्चा धीरे धीरे पहुंचा उसकी गति कैसे थी? मंद गति थी। मंद और तीव्र हमने किसके सापेक्ष में लिया? हमने लिया समय के सापेक्ष में। सकते हैं कि इसी एक निश्चित समय अंतराल में अगर कोई वस्तु कम दूरी तय कर रही है तो उसकी गति कैसी है? मंद गति है, क्योंकि वो धीरे चल रही है। और अगर उसी निश्चित समय अंतराल में कोई वस्तु सेम निश्चित समय अंतराल में ही ज्यादा दूरी तय कर रही है, मतलब वो तेजी से चल रही है, उसकी गति कैसी है? तीव्र गति है। तो यहाँ पर हम 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दूरी की और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं समय की। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को लेकर हमारे पास एक और नई डेफिनेशन, एक और नई वस्तु आती है, एक और नई चीज़ आती है जिसे हमें समझना है, जिसे हम लोग कहते हैं चाल। हम यूजुअली कहते हैं या हमने अक्सर कहते हुए सुना है लोगों को कि इस वाहन की चाल ज़्यादा है, उस वाहन की चाल कम है। चाल का मतलब वही चीज़ कि कोई वस्तु अगर एक निश्चित समय में ज़्यादा तेजी से ज़्यादा दूरी तय कर रही है
ठीक है, तो हम कहते हैं कि उस वाहन की चाल ज़्यादा है। लेकिन अगर वही वाहन उसी समय अंतराल में कम दूरी तय कर पा रहा है तो हम क्या कह रहे हैं, उस वस्तु की चाल कम है, या वो वस्तु धीरे चल रही है, या वो वाहन धीरे चल रहा है, या वो वाहन तेज चल रहा है, उसकी चाल ज़्यादा है या कम है। तो जब हम चाल की बात करते हैं तो चाल की परिभाषा आती है किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। तो चाल को हम कैसे परिभाषित करेंगे, हम कहते हैं किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें काम में आई। पहली चीज आई समय, और दूसरा चीज जो इम्पोर्टेंट आया वो आई दूरी। ठीक है, तो चाल की हमारे पास जो परिभाषा आ जाती है, चाल का जो हमने फॉर्मूला बनाना होता है, वो फॉर्मूला हम इस प्रकार से लिखते हैं। चाल बराबर आ जाता है तय की गई दूरी बटा इस दूरी को तय करने में लगा समय। दूरी तय करने में लगा समय, ये हो गई हमारे पास चाल का फॉर्मूला, या बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। किसी निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी को, या किसी एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की हम चाल कहते हैं। तो ये हमारे पास आया चाल का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला से हम तरह तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब उससे पहले हम इन दोनों के मात्रकों की बात करेंगे। देखो, दूरी का मतलब क्या है, डिस्टेंस, दूरी। अब दूरी को जब हम नापते हैं तो दूरी को नापने के लिए हमारे मात्रक क्या क्या हैं। अगर बहुत लंबी दूरियां हैं, एक शहर से दूसरे शहर के बीच की दूरी को नापना है तो दूरी को हम नापते हैं किलोमीटर्स में। ठीक है, और किलोमीटर्स को हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में km। ठीक है, और यहीं पर अगर हमें दूरी को, कम दूरी को नापना है, जैसे मैंने अपने घर से लेकर बाहर की सड़क तक नापना है, तो फिर हम दूरी को नापेंगे मीटर्स में, और मीटर को हम लिखते हैं m से। कॉपी पे बनाई हुई रेखा की दूरी को नापना है तो उसको हम नापते हैं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को हम लिखते हैं cm से। ठीक है जी, तो ये तो हो गए हमारे पास दूरी के मात्रक। दूरी का जो इंटरनेशनल मात्रक है, SI यूनिट जो दूरी की मानी जाती है वो मानी जाती है मीटर। बहुत ज़्यादा लंबे डिस्टेंसेस को कवर जब हम करते हैं तब हम उस दूरी को नापते हैं किलोमीटर्स में। बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस को, बहुत छोटी दूरियों को हमने नापना है तो उनको हम नापते हैं सेंटीमीटर्स में। इसी तरीके से अब हम समय की बात करें तो समय का हमारे पास जो SI यूनिट है समय की, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है समय की, वो समय की यूनिट है सेकेंड्स, और सेकेंड को हम लिखते हैं SEC सेकेंड। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े काम को, बहुत जो लंबे समय तक हो रहा है, उस काम को नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं घंटे का। ठीक है, घंटे को हम लोग कहते हैं R, तो इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं HR। ठीक है, समय को हम लोग मिनट में भी नाप सकते हैं, और मिनट को लिखते हैं हम MIN से। तो इंटरनेशनल SI यूनिट जो है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट जो है समय की, वो क्या है, सेकेंड है। ठीक है, अब हमने चाल का अगर मात्रक निकालना है तो चाल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, चाल बराबर है दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक, जो स्टैंडर्ड मात्रक है दूरी का, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मात्रक है दूरी का, वो क्या है, मीटर। तो दूरी का मात्रक हमने लिखा मीटर। ठीक है, और समय का जो SI यूनिट है समय की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट जो है समय की, वो क्या है, सेकेंड। तो हमने क्या लिखा, सेकेंड। तो चाल का मात्रक क्या हो गया, चाल का मात्रक हमारे पास आ गया मीटर पर सेकेंड। मीटर को हम स्मॉल सिंपल m भी लिखते हैं, तो मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड।
कोई भी गाड़ी यहाँ से हमने घर से बाहर निकाली और हमने रोड तक जाना है तो हम लोग नापेंगे कि इतने मीटर गाड़ी जो है वो इतने सेकंड, इतने मीटर डिस्टेंस गाड़ी ने इतने सेकंड में तय करा, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर हमें एक शहर से दूसरे शहर तक बस लेकर जानी है या एक शहर से दूसरे शहर तक रेलगाड़ी चल रही है तो रेलगाड़ी एक शहर से दूसरे शहर तक की दूरी जो है वो हम मीटर्स में नहीं नापेंगे, ठीक है। उसको नापने के लिए दूरी की यूनिट हम लिखेंगे किलोमीटर्स, ठीक है। और एक शहर से दूसरे शहर तक हम सेकेंड्स में तो नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। जब दूरी लंबी है, किलोमीटर्स में है, तो जो समय का मात्रक है वो भी किलोमीटर के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो लंबी दूरियों के लिए समय भी ज्यादा लगता है और तब यहाँ पर हमारे पास मात्रक आ जाता है आर, किलोमीटर पर आर। ये भी हमारे पास चाल का मात्रक है जब हम लंबी डिस्टेंसेस को नाप रहे हैं। किसी गाड़ी के द्वारा अगर बहुत लंबी दूरी तय की जा रही है तब हमारा चाल का मात्रक आ जाता है किलोमीटर प्रति घंटा, या इंग्लिश में हम इसे लिखते हैं किलोमीटर पर आर, हिंदी में हम इसे लिखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये हमारे पास चाल के मात्रक हैं। कई जगहों पर हम चाल को मीटर पर मिनट में भी नापते हैं, मीटर प्रति मिनट में भी नाप रहे हैं। और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं हमारे पास जहां पर हम चाल को किलोमीटर्स पर सेकंड में भी नापते हैं। अब आप सोच सकते हैं किलोमीटर प्रति सेकंड में हम कौन सी दूरियों को नापेंगे, कौन सी गाड़ियों के, कौन सी वस्तुओं की चाल को हम किलोमीटर प्रति सेकंड में नापेंगे। अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सोच सकते हैं जब हम लोग स्पेस के लिए रॉकेट्स भेजते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दूरी किलोमीटर्स को सेकंड्स में तय करते हैं, तो उस समय उनकी चाल जो है वो हम किलोमीटर प्रति सेकंड में नापते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक अभी हमने एक कंसेप्ट कवर किया कि वस्तु के द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहा जाता है। चाल का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, तय की गई दूरी बटा दूरी को तय करने में लगा समय। इसको और शॉर्ट करके लिख लेते हैं हम, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब आती है बात की दूरी को नापते किन किन चीज़ों में है, दूरी के मात्रक क्या क्या है। तो दूरी का मात्रक है किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद हम मीटर में भी दूरी को नापते हैं, हम सेंटीमीटर्स में भी दूरी को नापते हैं। समय के मात्रक है सेकेंड, घंटे, मिनट्स, ठीक है। और इन्हीं को लेकर जब हमने चाल का मात्रक निकालना है तो चाल का फॉर्मूला है दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रक है मीटर, अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो दूरी का मात्रक है मीटर और समय का मात्रक है सेकेंड। तो चाल का मात्रक आ गया मीटर पर सेकेंड, या इसे अगर हम हिंदी में लिखें तो हम लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरीके से लंबी दूरियों को जब हमने नापना है तब हमारा मात्रक आ जाता है, दूरी को हम नापेंगे किलोमीटर्स में और समय को तब हम नापेंगे घंटों में, तब हमारा मात्रक आ जाता है किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड। अब इस एक फॉर्मूले से हम दो फॉर्मूलाज और निकाल सकते हैं। हम चाल निकाल सकते हैं अगर हमें वस्तु की दूरी दी गई हो और समय दिया गया हो। यही साथ में अगर हमें वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है तो दूरी के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ये समय चला जाएगा इज इक्वल टू के इस तरफ, और दूरी के लिए हमारा फॉर्मूला हो गया चाल इंटू समय, चाल गुणा समय। और इसी तरीके से अगर हमें वस्तु ने किसी निश्चित दूरी को तय करने में कितना समय लिया वो निकालना है तो समय के लिए हमारा फॉर्मूला आ जाएगा दूरी बटा चाल, डिस्टेंस ओवर स्पीड। चाल को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, ये भी हम याद रख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो इस एक फॉर्मूला से हम ये तीन चीज़ें जो हैं आपस में कोई भी दो चीज़ आपको दी गई हो और तीसरी चीज़ हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास एग्जाम में करने के लिए आते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं भी आपको करवा रही हूँ जो आप ही की बुक का क्वेश्चन है। हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, कोई एक ट्रेन ए
3 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है और दूसरी ट्रेन बी 4 घंटे में 180 किलोमीटर दूरी तय करती है। क्वेश्चन में पूछा गया है किस ट्रेन की चाल अधिक है। तो हमें क्या करना है, दोनों ट्रेन्स की चाल निकालनी है और चाल निकालने के बाद ये देख लेना है कि किसकी चाल ज़्यादा है। तो हमें क्या दिया गया, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देंगे ट्रेन ए के लिए। ट्रेन ए के लिए हमें क्या दिया गया है, ट्रेन ए के लिए हमें दी गई है दूरी 120 किलोमीटर और समय दिया गया है, कितने समय में ये दूरी तय कर रही है, 3 घंटे में। तो टाइम आ गया, समय आ गया 3 घंटे। तो ट्रेन ए के लिए हमारी चाल क्या निकलेगी, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, दैट इज 120/3 और ये 3 से 120 कट जाएगा बहुत आराम से, 3 4 12, 3 चौके 12, तो ये आ गया 40। ठीक है, अब हम इसको 40 लिखकर नहीं छोड़ देंगे, हम साथ में इसकी यूनिट, इसका मात्रक लगाएंगे। 40 क्या, दूरी किसमें दी गई है, किलोमीटर में, और समय किसमें दिया गया है, घंटे में। तो क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने क्या निकाली, चाल निकाली, किसके लिए, ट्रेन ए के लिए। ठीक है जी, अब यहीं पर हमें निकालना है ट्रेन बी के लिए। हमें क्या दिया गया है, ट्रेन बी के लिए हमें दिया गई है दूरी जो है वो है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन 180 किलोमीटर। ठीक है जी, और समय दिया गया है यहाँ पर 4 घंटे। तो इसके लिए भी ठीक वही तरीका, चाल बराबर दूरी बटा समय, दैट इज 180/4। ठीक है जी, इसको भी हमें काटना पड़ेगा। यहाँ कैसे आएगा, 4 चौक 16, 2 बचा, 4 5 जा 20, 4 पंजे 20, कितना आ गया 180 को जब हम 4 से काटते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 45, मात्रक वही लगाएंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया किस ट्रेन की चाल अधिक है। ट्रेन ए की है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन बी की है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा लास्ट में आंसर आ जाता है कि ट्रेन बी की चाल ट्रेन ए से अधिक है। इस तरीके से हमने जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने होते हैं। पहले हमें ये देखना होता है कि हमें दिया क्या गया है, उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाकर अगर चाल पूछी गई है चाल निकालनी है, और अगर दूरी पूछी गई तो फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, तब आ जाएगा चाल इंटू समय। ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछा गया कि कोई एक निश्चित गाड़ी है, वो 100 किलोमीटर जो है, बहुत सिंपल, 100 किलोमीटर 4 घंटे में तय कर रही है, तो उसकी चाल निकालिए। बहुत सिंपल है, 100 किलोमीटर में हम क्या लेते हैं, आपको ये भी नहीं पता कि दूरी क्या है, तो किलोमीटर्स में हम क्या नापते हैं दूरी को। कोई वस्तु 100 किलोमीटर तय कर रही है, 100 किलोमीटर क्या हो गई दूरी, 4 घंटे में, 4 घंटे क्या है समय, दूरी बटा समय। ठीक है, तो 4 घंटे में जब वो 100 किलोमीटर दूरी तय कर रही है तो उसकी चाल कितनी आ जाएगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से हम जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, चाल को हम नापते हैं मीटर प्रति सेकंड में, या फिर लंबी दूरियों की चाल निकालनी है गाड़ी की, रेलगाड़ी की या बस की, तब हम नापते हैं उसको किलोमीटर प्रति घंटा में। HR यहाँ पे मैंने लिखा है आर के लिए, घंटे के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा में या मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन बेटा कई बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तब हमें जो दूरी दी जाती है वो दूरी देते हैं वो किलोमीटर्स में। ठीक है, और आपको समय दे दिया उन्होंने सेकेंड्स में। ठीक है, और फिर आपको बोल दिया कि चाल निकालिए मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो हमें क्या ये चीजें ध्यान में रखनी है कि अगर आपको दूरी किलोमीटर में दी है तो वहां पर समय भी घंटे में होना चाहिए, वो ज्यादा ठीक रहता है।
ठीक है। और जब आपको दूरी मीटर में दी गई है तो समय सेकंड्स में होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसमें आपको दूरी किलोमीटर्स में देती तो समय आपको सेकंड्स में दे दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने दूरी को मीटर में बदलना है। अब किलोमीटर्स को मीटर्स में कैसे बदलेंगे, ये आई थिंक आपको सबको आता है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000। ठीक है, तो जब भी आपको किलोमीटर्स को मीटर्स में बदलना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपको समय घंटे में दिया है और आपको उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, 1 घंटे में पहले होते हैं 60 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट में होता है फिर 60 सेकेंड। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 1 घंटे में हो जाते हैं आपके 3600 सेकेंड। तो जब आपने आर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, घंटे को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तब आपने करना है मल्टीप्लाइड बाय 3600। ठीक है जी। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, सलमा को अपने घर से स्कूल जाने में 15 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, समय कितना, 15 मिनट। ठीक है, यदि सलमा की साइकिल की चाल, साइकिल से जा रही है सलमा और चाल कितनी है, 2 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो सलमा के घर व स्कूल के बीच की दूरी निकालिए। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है दूरी। हमें दिया गया है समय, समय कितना दिया है, 15 मिनट, और हमें दी गई है चाल, चाल हमें दी गई है 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब पहली चीज कि यहाँ पर चाल में हम बात कर रहे हैं मीटर प्रति सेकेंड की, और यहाँ पर समय में जो हमें दिया है वो दिया है 15 मिनट। तो सबसे पहले या तो आप इस पूरे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे मीटर, इस ये नहीं होगा हमारे से। हमारे लिए इजी वे क्या है कि हम इस 15 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दें। तो हमें पता है कि 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 15 × 60 कितना आ जाएगा, 900 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमें चाल नहीं, अब हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। हमें फॉर्मूला कौन सा याद है, हमें फॉर्मूला याद है, चाल बराबर दूरी बटा समय। हमें निकालनी है दूरी, तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया। हमारा फॉर्मूला हो गया दूरी बराबर, ये समय इधर चला जाएगा चाल के साथ गुणा में, दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, और समय कितना है, 900 सेकेंड। कितना आ गया, 1800। क्या डिस्टेंस किस में है, यहाँ पर मीटर में, तो दूरी यहाँ पर किस में निकली, मीटर में, 1800 मीटर। तो सलमा के घर व स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, 1800 मीटर। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, ये तो हुई बात कि चाल, दूरी, समय से हम लोग क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आते हैं डेली लाइफ में, जब हमें वस्तुओं की चाल देखनी है कि गाड़ी का व्हीकल जो है, गाड़ी जो है वो उसकी चाल कितनी है, या गाड़ी ने कुल कितनी दूरी तय करी है, तो वो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगर आपने गाड़ियों में ध्यान से देखा होगा तो गाड़ियों में इस तरीके का एक गोल डायल लगा होता है। ठीक है, उस डायल पे यहाँ पे लिखा होता है 10, 20, 30, 40, 50, 200, 300 तक भी होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक सुई है, जब गाड़ी चलती है तो वो सुई कभी 20, कभी 40, कभी 50 पे घूमती रहती है। ये बताती है हमें कि जो हमारी गाड़ी है उसकी चाल कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, तो गाड़ियों में लगा ये यंत्र जो हमें वस्तु की चाल के बारे में बताता है कि उसकी चाल कितनी है, कितने समय में कितने किलोमीटर के हिसाब से हम लोग गाड़ी चला रहे हैं। इस यंत्र को कहा जाता है स्पीडोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से इसके साथ ही एक और छोटा सा बॉक्स लगा होता है जिसपे यहाँ पे डिजिट्स लिखे होते हैं।
और जैसे जैसे हमारी गाड़ी चलती जाती है ये डिजिट्स जो है वो आगे पीछे होते रहते हैं। ये जो छोटा सा जो यंत्र लगा हुआ है इसे कहा जाता है ओडोमीटर, या हिंदी में हम इसे कहते हैं पथमापी। पथ का मतलब है रास्ता, मापी रास्ता मापने वाला यंत्र। ये ओडोमीटर या पथमापी वो यंत्र है जो हमें किसी भी गाड़ी के द्वारा, किसी भी वाहन के द्वारा तय की गई कुल दूरी के बारे में बताता है कि उस वाहन ने कितनी दूरी तय करी है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है कि हम किस तरीके से वस्तु की चाल निकाल सकते हैं, किस तरीके से अगर हमें चाल और समय दिया गया है तो हम दूरी निकाल सकते हैं, किस तरीके से हमें दूरी और चाल दी गई है तो हम समय निकाल सकते हैं, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अब आती है बात ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ की सहायता से हम चाल और दूरी को किस तरीके से बताएंगे। अब हम करेंगे कि दूरी समय ग्राफ किस तरीके से बताना है और किस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं। आप सबने मैथ्स में ग्राफ पेपर देखा है, ठीक है। ग्राफ पेपर में हमारे पास एक ये वाला जो अक्ष है इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, ठीक है, और ये वाला जो अक्ष है इसे कहा जाता है वाई अक्ष, ठीक है। और ग्राफ बनाने के लिए आपको एक पैमाना लेना पड़ता है। आपने बॉक्सेस सेट करे होते हैं, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर का बॉक्स होता है, उसको एक निश्चित पैमाने के नाप से हम तय कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमें दूरी समय ग्राफ बनाना है तो सबसे पहली चीज जो इसमें हमने ध्यान रखनी है कि समय को आप हमेशा एक्स एक्सिस पर ही लेंगे, एक्स अक्ष पर ही हम समय को लेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे समय, ब्रैकेट में लिख दिया टी, और इसको हम किसमें नाप रहे हैं, हम इसको नाप रहे हैं समय को सेकेंड्स में, ठीक है जी। यहाँ पर हम ले रहे हैं दूरी मान लीजिए हम ले रहे हैं मीटर्स में, ठीक है, तो हम लिखेंगे दूरी मीटर्स में। अब मान लीजिए हमें किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ बनाना है और उस वस्तु के द्वारा हमारे पास एक टेबल दी गई है कि वो कितने समय में वो वस्तु कितनी दूरी तय कर रही है। मान लीजिए कोई एक वाहन है जो समय जब हमने स्टार्ट किया वो रुका हुआ था, 0 समय पर उसने 0 दूरी तय करी है। मान लीजिए 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर चल रहा है। यहाँ पे दूरी हम किलोमीटर में ले रहे हैं, समय यहाँ पर हम सेकंड्स में ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए दूरी हम यहाँ पे मीटर्स में लेते हैं और समय सेकंड्स में। तो मान लीजिए 1 सेकंड में 1 मीटर दूरी तय हो रही है। अगले 1 सेकंड में यानी कि 2 सेकंड के पश्चात दूरी हो गई 2 मीटर, 3 सेकंड के पश्चात दूरी हो गई 3 मीटर, 4 सेकंड के पश्चात 4 और 5 सेकंड के पश्चात 5, ठीक है। तो अब जब हमने यहाँ पर ग्राफ बनाना है तो पैमाना तय करेंगे। पैमाना क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। एक बॉक्स 1 सेकंड के बराबर ले लिया हमने। और अगर y अक्ष पर हम क्या ले रहे हैं, y अक्ष पर हम ले रहे हैं दूरी, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, ये हमने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे वो हम पैमाना लिखेंगे, 0 यहाँ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। इसी तरीके से दूरी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5, 6, 7, ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए 0 पे 0, 1 सेकंड में दूरी हुई थी 1 मीटर, 2 सेकंड में दूरी हुई थी 2 मीटर, 3 सेकंड में दूरी हुई थी हमारी 3 मीटर, 4 सेकंड में हमारी दूरी हुई थी 4 मीटर और 5 सेकंड में हमारी दूरी हुई थी 5 मीटर। अब हम इसको जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से एक सीधी लाइन आती है। जब दूरी समय ग्राफ इस तरीके से एक सीधी लाइन आए, यहाँ पर समय x अक्ष पर और y अक्ष पर हमने दी है दूरी, और दूरी समय ग्राफ एक सीधी लाइन आती है, तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये गाड़ी एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तय कर रही है। जैसे कि एक खाली पड़े सुनसान रोड पर हो रहा है, जहाँ पर की गाड़ी जो है एक इस तरीके से स्पीड से चल रही है कि ना वो अपनी स्पीड बढ़ा रही है ना वो कम कर रही है, और वो हर एक निश्चित समय के बाद निश्चित दूरी तय कर रही है।
ठीक है। तो इस प्रकार की गति को जहां पर भी कोई वाहन निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करता है, तो इस प्रकार की गति को कहा जाता है एक समान गति। और एक समान गति के लिए जो हमारा दूरी समय ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। और यही कंडीशन अगर हम चेंज कर लें, मान लीजिए अब हमारे पास एक इस तरीके का वाहन है जो कि एक निश्चित समय में निश्चित दूरी नहीं तय कर पा रहा। सेकेंड्स हमने यही ले लिए 0 1 2 3 4, ठीक है। और हम यहाँ पर अब ले लेते हैं दूरी अलग अलग ले लेते हैं जी। मान लीजिए दूरी दी है हमने मीटर्स पे, पहले 1 सेकंड में 2 मीटर दूरी तय करी, उसके बाद अगले 2 सेकंड में 3 मीटर, उसके बाद अगले 1 सेकंड के बाद वो 5 मीटर दूरी तय कर रहा है, उसके बाद अगले सेकंड में वो 6 मीटर और फिर बाद उसके अगले सेकंड में वो 8 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हर एक एक सेकंड के बाद दूरियों का जो गैप है वो अलग अलग हो गया। पहले सेकंड में उसने 2 मीटर दूरी तय करी, अगले सेकंड में उसने टोटल 1 मीटर दूरी ही उससे ज्यादा तय करी, उसके अगले सेकंड में उसने 2 मीटर और तय कर ली। तो यहाँ पर जब हम ग्राफ बनाएंगे पैमाना वही रहेगा, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेकेंड और वाई एक्सिस पे हमारा आ जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक है। हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं पहले सेकंड में 2 मीटर पे, दूसरे सेकंड में 3 मीटर पे, तीसरे सेकंड में आ गए हम 5 मीटर पे, उसके बाद चौथे सेकंड में तीसरे सेकंड में हम लोग आ गए, फिर से बना रही हूँ उसको मैं, पहले सेकंड में हम हैं 2 मीटर पे, दूसरे सेकंड में हम हैं 3 मीटर पर, तीसरे सेकंड में हम आ गए 5 मीटर पर, ये यहाँ पर, चौथे सेकंड में हम आ गए 6 मीटर पर, पांचवें सेकंड में हम आ गए सीधे 8 मीटर पर। तो ये जो ग्राफ है ये सीधी रेखा नहीं बनता, ये टेढ़ा मेढ़ा बनता है, ठीक है। या कुछ इस तरीके का भी बन सकता है, कई जगह आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, निश्चित समय में जो भी वाहन है वो निश्चित दूरी तय नहीं कर पा रहा है। जब कोई भी वाहन निश्चित समय में या कोई भी वस्तु जब निश्चित समय में निश्चित दूरी तय नहीं कर पाती है, उस प्रकार की गति को कहा जाता है असमान गति। यहाँ पर गति को हमने असमान गति, यहाँ पर गति को हमने 2 कैटेगरीज में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति में कोई भी व्हीकल, कोई भी वस्तु निश्चित समय में निश्चित दूरी तय कर रही है, लेकिन जब कोई भी वस्तु निश्चित समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय कर पा रही है, उस प्रकार की गति को कहा जाता है असमान गति। लेकिन अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग ग्राफ हमारे पास आ जाता है। मान लीजिए ये हम बना रहे हैं समय, वही 0 1 2 3 4 5 सेकेंड्स ले लिया हमने, सेकेंड्स में हम समय ले रहे हैं 1 2 3 4 5 और ये हमने दूरी ले ली 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर, ये आ गई हमारी दूरी। और दूरी समय ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब पहला सेकंड था तो भी गाड़ी 30 मीटर पे ही थी, दूसरे सेकंड पे भी गाड़ी 30 मीटर पे ही है, तीसरे सेकंड पे भी गाड़ी 30 मीटर पे ही है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, जब दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि हमारी गाड़ी कौन सी अवस्था में है, हमारा वाहन जो है, हमारी गाड़ी जो है वो इस समय विराम अवस्था में है। विराम अवस्था का मतलब है कि इस समय जो हमारी गाड़ी है वो रुकी हुई है, खड़ी हुई है, वो कोई दूरी तय नहीं कर रही है। वो जहाँ पर पहले सेकंड में खड़ी थी, 5वें सेकंड पे भी वो वहीं खड़ी है।
तो दूरी समय ग्राफ हमने 3 प्रकार के देखे, जिनको मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। पहला दूरी समय ग्राफ, पहली चीज तो ये याद रखनी है कि जब भी आप दूरी समय ग्राफ लेंगे, समय को हमेशा एक्स एक्सिस पे बनाएंगे, दूरी को हमेशा वाई एक्सिस पे बनाएंगे। 3 तरीके के ग्राफ देखें। पहला ग्राफ देखा ये, दूसरा ग्राफ इस तरीके का, और तीसरा ग्राफ आ गया हमारा, यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पे तीनों ग्राफ्स में ले रहे हैं समय को, और वाई एक्सिस पे तीनों ग्राफ में हम ले रहे हैं दूरी को। तो दूरी समय ग्राफ हमारे पास 3 तरीके के हैं। ये जो ग्राफ है, पहला ग्राफ, ये पहला ग्राफ आपका है एक समान गति का। एक समान गति मतलब जो वाहन है वो एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय कर रहा है, एक समान चाल से चला हुआ है, ठीक है। दूसरा जो ग्राफ है वो है आपका असमान गति का। असमान गति का मतलब है कि वाहन की गति जो है हर 1-2 मिनट या 1-2 सेकंड के बाद चेंज हो रही है। कभी उसकी स्पीड बढ़ रही है, कभी उसकी स्पीड कम हो रही है, जो कि नॉर्मल सिचुएशंस में होता है। जब हम गाड़ी लेकर निकलते हैं तो कभी वाहन, हम लोग को खाली सड़क मिलती है तो कभी हम तेज स्पीड से चलते हैं, ट्रैफिक लाइट आ जाती है तो हमें गाड़ी रोकनी भी पड़ती है, स्पीड भी कम करनी पड़ती है। तो उस समय हमारा दूरी समय ग्राफ जो है वो असमान गति का होगा, और वो इस तरीके से होगा। टेढ़ा मेढ़ा किसी भी तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, हम रुक सकते हैं, हम स्पीड कम कर सकते हैं, तो वो किसी भी तरीके का, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ठीक है। और जब दूरी समय ग्राफ इस तरीके का है तो ये हमें बता रहा है कि जो हमारी वस्तु है वो विराम अवस्था में है। विराम अवस्था में मतलब है कि वो वस्तु जो है, जो गाड़ी है हमारी, किसी एक जगह पर रुकी हुई है, काफी लंबे समय से वहीं खड़ी है। गति व समय का अब हमारे बुक में एक और टॉपिक है समय। समय का मतलब क्या है? टाइम, ठीक है। किसी भी चीज के, कोई भी वस्तु, कोई भी घटना जब घटती है तो हम समय नोट करते हैं कि वो किस समय घटी थी। समय को मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं घड़ियों का आज के ज़माने में, लेकिन बहुत समय पहले जब तक घड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ था तो सूर्य की गति, सूर्य के उगने और डूबने से हम समय का अंदाज़ा लगाते थे, ठीक है। उस समय जो घड़ियाँ इस्तेमाल होती थी वो सूर्य की परछाई देखकर लोग समय का अंदाज़ा लगा लेते थे कि इस समय दोपहर है, शाम होने वाली है, रात होने वाली है, क्योंकि उस समय हमारे पास घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, ठीक है। पुराने ज़माने में समय को नापने के लिए हमारे पास या तो हम सूर्य का सहारा लेते थे, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लेते थे, अच्छा, सूर्य का सहारा जब हम लेते थे तो अगर हमने 1 महीने का ड्यूरेशन नापना होता था तो एक फुल मून से दूसरे फुल मून का टाइम देखते थे। फुल मून मतलब पूर्णिमा, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक का समय जो है वो 30-31 दिन का माना जाता है, यानी कि वो एक मास जो है, एक मंथ जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो पुराने टाइम में सूर्य का इस्तेमाल लेके समय का, सूर्य की वजह से हम, सूर्य के सहारे से हम समय को नापते थे। उसके बाद फिर रेत घड़ियां आई, रेत घड़ियों के द्वारा भी समय को नापा जाने लगा। रेत घड़ियों के द्वारा वो कुछ इस तरीके की होती है, आपने देखी होगी, ये 2 शीशी सी होती है जिसमें कि एक मिट्टी है, ठीक है, और ये यहाँ से सैंड के थ्रू किसी तरीके से जुड़ी होती है। रेत है यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होती है, तो ये अलग अलग तरीके से बनाई जाती थी, 1 मिनट की, 2 मिनट की, 1 घंटे की रेत घड़ियाँ। और तीसरा जो तरीका पुराने समय में लिया जाता था वो था जल घड़ी। जल घड़ी के द्वारा भी टाइम देखा जाता था। सूर्य के द्वारा टाइम देखने के लिए हमारे पास कुछ पौराणिक चीज़ें भी बनी हुई हैं, जैसे कि जयपुर में जंतर मंतर, वो एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसी इमारत बनी हुई है जहाँ पे सूर्य की परछाई के हिसाब से हम एग्जैक्ट टाइम का अंदाज़ा जो है लगा सकते हैं। दिल्ली में भी इसी तरीके से जंतर मंतर है जहाँ पे हम समय का जो अंदाज़ा है वो सूर्य के हिसाब से, परछाइयों के हिसाब से लगा सकते थे कि उस समय कितनी लंबी परछाई हुआ करती थी। बाकी समय के बारे में हमें ये पता है कि समय को हम सेकेंड्स में नापते हैं, ठीक है। समय के मात्रक हमारे पास आवर और मिनट भी है। आजकल के लिए आधुनिक घड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें कि डिजिटल घड़ियां भी हैं, सुई वाली घड़ियां भी हैं, क्वार्ट्ज की घड़ियां, जो हमें समय देखने में आसानी देती हैं। एक और टॉपिक है हमारी बुक में, वो है
दोलक, दोलक या जिसे हम लोग कहते हैं पेंडुलम। दोलक होता क्या है? दोलक एक छोटी सी सॉलिड बॉल है, ठीक है। ये जो सॉलिड बॉल है एक धागे के द्वारा बंधी हुई है। इस धागे की लंबाई अलग अलग हो सकती है और ये हमारा बन जाता है दोलक। दोलक की जो बॉल है ये दोलक का गोलक कहलाती है, ठीक है। ये दोलक का वो धागा है जिससे वो बॉल बंधी हुई है और ये कोई भी हार्ड चीज जिसके द्वारा इसको हमने लटकाया है या बांधा है, ठीक है जी। इस दोलक के द्वारा अब इस धागे की वजह से इस गोलक की जब हम गति लेते हैं, ये जो गोलक जो गति करता है वो गति कहलाती है आवर्ती गति। मान लीजिए ये इस समय यहाँ पर खड़ा है, इस पॉइंट को हम लोग कह रहे हैं ए पॉइंट है, या इस पॉइंट को मान लीजिए हम ओ पॉइंट लेकर चलते हैं। इस दोलक को जब हम यहाँ से हिलाना शुरू करते हैं, मान लीजिए ये यहाँ तक आता है और फिर ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी। इस दोलक का एक दोलन, दोलन मतलब यहाँ से यहाँ तक जाके यहाँ से वापस यहाँ तक आना, तब इसका 1 साइकिल कंप्लीट होगा। तो जो 1 साइकिल जो इसका कंप्लीट होता है उसको हम कहते हैं कि एक दोलन पूरा हुआ। कैसे होगा? मान लीजिए यहाँ से छोड़ा, यहाँ गया, यहाँ से ये वापस आया और वापस आकर फिर ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पर इसका एक साइकिल कंप्लीट होता है, या हम कहते हैं एक दोलन कंप्लीट होता है। तो इस पेंडुलम को, इस दोलक को एक दोलन कंप्लीट करने में लगा जो समय है वो इस पेंडुलम का, इस दोलक का कहलाता है आवर्तकाल। एक दोलन को पूरा करने में लगा समय वो कहलाता है पेंडुलम का या दोलक का आवर्तकाल। और धागे की लंबाई के हिसाब से हर एक दोलक का आवर्तकाल अलग अलग होता है और निश्चित होता है, ठीक है जी। मान लीजिए इस दोलक को मैं यहाँ से नहीं हिला रही, इस दोलक को मैंने यहाँ तक लाया और यहाँ से फिर छोड़ा। जब मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगी तो यहाँ से यहाँ तक जाकर यहाँ तक वापस आने में इसका एक दोलन कंप्लीट होगा। मान लीजिए हमने बोल दिया कि हमारे पास एक पेंडुलम है और उस पेंडुलम को हम 1 मिनट तक हम उसको छोड़ देंगे और 1 मिनट में हम उसके दोलनों को काउंट करेंगे कि वो कितने दोलन करता है, ठीक है। 1 मिनट में वो जितने दोलन करेगा उसके बाद हम पेंडुलम का आवर्तकाल निकाल सकते हैं। हमारे पास बुक में क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपके पास एक दोलक है और वो एक दोलक जो है वो 32 सेकंड में 20 दोलन करता है। एक दोलक है जो कि 32 सेकंड्स में 20 दोलन करता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हमें निकालना है उस दोलक का आवर्तकाल, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि 32 सेकंड में वो कर रहा है 20 दोलन, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या कहता है? एक दोलन को पूरा करने में लगा समय। तो हम कैसे निकालेंगे? अगर ये पेंडुलम 20 दोलन करने में लगा रहा है 32 सेकंड, तो एक दोलन करने में कितना समय लगाएगा? वो आएगा 32/20। अब हम इसको काटें 2 से और काट दें, दैट इज 8/5 और इसको हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 6 7 8, 3 बचा, पॉइंट लगा के। तो इसका आवर्तकाल कितना आएगा? 1.6 सेकेंड, यानी कि एक दोलन करने में इस तरीके का दोलक जो है वो 1.6 सेकेंड का समय लेगा। तो जब हमें आवर्तकाल निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं? हम समय बटा दोलनों की संख्या ले रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी दोलक का, पेंडुलम का आवर्तकाल निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो चैप्टर है हमारा, जिस चैप्टर में हमने पढ़ा गति और समय, इस चैप्टर में हम लोगों ने मुख्य मुख्य चीज़ें पढ़ी कि गति क्या है, ठीक है, गति कितने तरीके की है। उसके बाद हमने पढ़ा चाल किस तरीके से निकालते हैं, चाल का मात्रक क्या है, चाल को किस तरीके से नापा जाता है, गाड़ियों में कौन सा व्हीकल लगा होता है, चाल निकालने के लिए आपको
गाड़ियों में कौन सी मशीन लगी होती है जिसके द्वारा हम उसका तय की गई दूरी या उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। अगर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ दूरी दी गई है, कुछ समय दिया गया है, तो हम उस गाड़ी की चाल निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा कि अगर हमें दूरी समय ग्राफ बनाना है तो वो कैसे हम बनाएंगे, और फिर समय किस तरीके से नापा जाता था, और पेंडुलम दोलक का आवर्तकाल कैसे निकालते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर